हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में वीडियो होगा। और जैसा कि प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे द्वारा लगातार वीडियो सीरीज लाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज जो यह वीडियो होगा वह डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए ही होगा। और उसका यह क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट 11 होगा। इसके पूर्व में भी 10 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देख लिया है, जो प्रैक्टिस सेट यूनिट वाइज लाए जा रहे हैं और साथ ही साथ शॉर्ट व्याख्या के साथ हो रहे हैं, जहां एक प्रश्नों के साथ कई सारे वीवीआई प्रश्न आपको याद हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ व्याख्या ऐसी की करने की कोशिश हो रही है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि डीएलएड के प्रश्नों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बीपीएससी कॉन्सेप्चुअल ही प्रश्न पूछता है, यह आप जान रहे हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट 11 होगा वह यूनिट वाइज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें यूनिट 4 का यह होगा और यूनिट 4 का पार्ट 3 होगा। यूनिट 4 का ही पार्ट 1 और 2 हम लोग देख लिए हैं, आज तीसरा पार्ट होगा। आगे भी 1-2 पार्ट और आएंगे, तब जाकर यूनिट 4 हमारा समाप्त होगा। और साथ ही साथ जो 2020 सीरीज भी मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, इस 2020 सीरीज में जो आपको वीडियो सीरीज देखने को मिल रहे हैं उसमें जो हम लोग को 8 यूनिट टोटल पढ़ने हैं और 60 टॉपिक को पढ़ने हैं, उन 60 टॉपिकों को कवर करते हुए और 8 यूनिट से जो मिसलेनियस मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। तो अब तक पीछे वाले वीडियो सीरीज को आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाके उन सभी वीडियो को जरूर देखें। परीक्षा में निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे और आगे भी यह प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक तैयारी के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट वीडियो सीरीज आएँ वह आपको देखने को मिलते रहें। तो देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे वह 21 नंबर प्रश्न से देखेंगे, क्योंकि पीछे भी कई पार्टों में हमने बाकी प्रश्नों को देख लिया है। तो आज के वीडियो सीरीज का यह पहला जो प्रश्न है यह है कि बालकों के क्रमिक विकास में निम्न में से क्या देखा जाता है। यानी बालकों का जो क्रमवार विकास होता है, तो विकास का अर्थ ही होता है कि क्रमबद्ध सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं। यानी जो भी बच्चों में सुसंगत परिवर्तन होते हैं, और वह चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो या संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, जो भी परिवर्तन हो, वह जब क्रमबद्ध रूप से होते हैं तो इस क्रमिक श्रृंखला को ही विकास कहते हैं और इसको क्रमिक विकास कहते हैं। तो बालकों के क्रमिक विकास में क्या देखा जाता है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन देखा जाता है कि लेखन में परिवर्तन, कि नृत्य शैली में परिवर्तन देखा जाता है। तो जो क्रमिक विकास होता है, तो क्रमिक विकास से उनके अंदर गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल हैं। यानी जो विकास की प्रक्रिया है, जिस क्रमबद्ध प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत बच्चों का शारीरिक विकास होता है, कि क्रियात्मक विकास होता है, कि संज्ञानात्मक विकास होता है। तो अभी ही मैंने चर्चा की कि विकास जो होता है वह शारीरिक भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषाई विकास भी होता है, साथ ही साथ सामाजिक विकास भी होता है। तो बच्चों में सभी प्रकार के विकास होते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, तीनों प्रकार के विकास देखने को मिलते हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार और इस ऑप्शन के अनुसार ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बालक के शारीरिक विकास में क्या देखा जाता है। जैसा कि हमने जाना कि बच्चों में बहुत प्रकार के विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सभी प्रकार के विकास होते हैं। उसमें से शारीरिक विकास में क्या देखा जाता है, अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जाता है या परिवेश एवं देखभाल का जो प्रभाव होता है वह देखा जाता है। तो बालक के शारीरिक विकास में दोनों प्रकार के विकास देखे जाते हैं, ए एवं बी दोनों सही हैं। क्योंकि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है वह जन्म से पहले ही माँ के गर्भ से ही उनके अंदर आनुवांशिक गुणों का पूरी तरह से इफेक्ट पड़ता है। माता पिता का जो जीन होता है उसका भी असर पड़ता है बच्चों पर।
और जन्म होने के बाद वह किस परिवेश में रह रहे हैं, रहन सहन उनका कैसा है, पोषण कैसा है, उनका देखभाल कैसा हो रहा है, इन सब का असर पड़ता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि जन्म के समय बालक में किस योग्यता का अभाव पाया जाता है। बालकों का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही कई प्रकार की योग्यताएं उनमें विद्यमान होती है, उन्हीं को अग्रसर करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो क्रियात्मक विकास उनके अंदर पहले से होता ही है, क्योंकि जब वे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते शरीर के हाव भाव, हाथ पैर इत्यादि को चलाना और उनमें सामंजस्य बैठाना उनको आता ही है। सामाजिक विकास भी उनका होता है, भाषाई विकास भी, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों से और उनके उच्चारणों से भी हम अर्थ लगा लेते हैं कि वे क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। लेकिन मानसिक विकास उनका जन्म के समय नहीं होता है, क्योंकि मानसिक विकास जो होता है वह कल्पना करने की शक्ति, स्मरण की शक्ति, विचार करने की क्षमता, निरीक्षण क्षमता और समस्या समाधान करने की योग्यता उनके अंदर होती है, तभी मानसिक विकास होता है। तो यह विकास जन्म के बाद धीरे धीरे क्रमवार होता है, वह जन्म के समय नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उसके अंदर मानसिक विकास का अभाव पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास हैं उसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। ये भी सही है, क्योंकि यदि संज्ञानात्मक विकास बच्चों के अंदर नहीं होगा तो वह समस्या समाधान करने की योग्यता उनके अंदर विकसित नहीं होगी। संज्ञानात्मक विकास के द्वारा शिक्षण बालकों में क्रियात्मक विकास पर जोर देते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास से क्रियात्मक विकास का कोई संबंध नहीं है। जबकि संज्ञानात्मक विकास से कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, ये सभी प्रकार के मानसिक विकास को ही एक तरह से संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो मानसिक विकास में ये सभी होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ए एवं सी दोनों ही सही है। इसमें ए एवं सी दोनों दिया हुआ है। बीपीएससी में यदि ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं और ए और बी दोनों या ए और सी दोनों नहीं देता है तो उसका जो 3 सामान्य ऑप्शन रहेगा इस तरह से, और चौथा ऑप्शन रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे ऑप्शन उपरोक्त में एक से अधिक के साथ आपको जाना होगा। आज के इस डीएलएड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट 11 के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ होता है। तो क्रियात्मक विकास नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों के अंदर क्रिया करने की जो शक्ति होती है उसका जो विकास होता है उससे क्या अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है वह हमको बताना है। कि व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों और क्षमताओं का विकास होता है, कि यह सिर्फ अनुवांशिक विकास होता है, यह नहीं होगा, निर्णय लेना नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो व्यक्ति की कार्य करने की जो शक्ति होती है उसके क्षमताओं का विकास ही तो क्रियात्मक विकास होता है। इसलिए क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की शक्ति होती है, जो उनका वर्किंग पावर होता है, उन कैपेसिटी को, उनके क्षमताओं के विकास को ही क्रियात्मक विकास कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विकास द्वारा बालकों में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि बालकों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास और साथ ही साथ भाषाई, सामाजिक सभी प्रकार के विकास होते हैं। तो इसमें सामाजिक विकास से क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उनकी सांस्कृतिक भावनाएं उत्पन्न होती है कि धार्मिक की सामुदायिक विकास कि उपरोक्त में सभी। तो सामाजिक विकास के द्वारा सांस्कृतिक भावनाएं भी उत्पन्न होती है, धार्मिक भावनाएं भी, सामुदायिक विकास भी। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी सामाजिक विकास के द्वारा बालकों में उत्पन्न होती है। साथ ही साथ आत्मसम्मान की भावना, स्वाभिमान, विचारधारा इत्यादि का भी जन्म सामाजिक विकास के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि बालक समाज के माध्यम से क्या क्या सीखता है। आत्मसम्मान सीखता है, कि स्वाभिमान सीखता है, कि विचारधारा का जन्म होता है, कि इन सभी चीज़ों को सीखता है। तो ऊपर ही हमने अभी देखा कि जो सामाजिक विकास होता है, बालक समाज के माध्यम से यानी सामाजिक विकास के द्वारा
क्या क्या सीखेगा, तो बालकों में जब सामाजिक विकास होगा जिससे सांस्कृतिक भावनाएं उत्पन्न होंगी, धार्मिक भावनाएं, सामुदायिक भावनाएं इत्यादि उत्पन्न होंगी, उससे उनके अंदर आत्मसम्मान भी आएगा, आत्मसम्मान सीखेंगे, स्वाभिमान सीखेंगे और विचारधारा का भी जन्म होगा। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शारीरिक तौर पर शारीरिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा जो है, फिजिकल एजुकेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक को भी आपको डीएलएड के इकाई के अंतर्गत पढ़ना है और इससे भी प्रश्न बनेंगे प्रधान शिक्षक परीक्षा में। तो शारीरिक तौर पर शारीरिक गतिविधियों में क्या क्या शामिल किया जाता है, खेल कूद किया जाता है कि व्यायाम किया जाएगा कि योग किया जाएगा। तो चूंकि शारीरिक विकास की बात आ रही है, शारीरिक गतिविधियों की बात आ रही है, तो वह खेलकूद भी होता है, व्यायाम भी होता है और योग भी होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। चूंकि यह प्रैक्टिस सेट किताब से संबंधित है तो यह 4 ऑप्शन वाला है, लेकिन मेरे द्वारा जो 2020 सीरीज लाए जा रहे हैं ये भी डीएलएड तैयारी के ही लिए ही लाए जा रहे हैं। जो डीएलएड से 75 अंक यानी 50% प्रश्न आपके डीएलएड से आने हैं। 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। 13 जून को परीक्षा की डेट घोषित हुई है, तो उसके लिए 2020 सीरीज भी मैं ला रहा हूं जिसमें 20 प्रश्न लाए जा रहे हैं, लेकिन 20 जो चुनिंदा वीवीआई प्रश्न लाए जा रहे हैं, 8 यूनिट से मिसलेनियस लाए जा रहे हैं, ताकि आप आकलन कर सकें, स्व आकलन अपना करें कि आप 8 इकाई की तैयारी कितनी कर चुके हैं और कितना अभी आपको तैयारी की ज़रूरत है। और इन 20 प्रश्नों के साथ जो व्याख्या के साथ मैं ला रहा हूँ, उस व्याख्या से आपके 50-60 प्रश्न क्लियर होते चल रहे हैं और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट की समझ है वो भी आपके अच्छे होते जा रहे हैं। तो 2020 सीरीज भी जो डीएलएड की तैयारी के लिए लाए जा रहे हैं वो भी वीडियो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। उन वीडियो को भी आप निश्चित रूप से प्ले लिस्ट में जा कर के देखते रहेंगे। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानव की शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार सहायक होती है। मानव के अंदर, बच्चों के अंदर जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं उससे रक्त संचार बनाए रखने में सहायता मिलती है, कि स्नायु प्रणाली को बनाए रखने में सहायता मिलती है, कि मांसपेशियों के विकास में सहायता मिलती है। तो बच्चे जो खेल कूद करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हम विद्यालयों में कराते भी हैं, उनसे उनके अंदर रक्त संचार को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। स्नायु प्रणाली जो उनका है वो भी मजबूत रहता है और मांसपेशियों का भी संपूर्ण विकास होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। मानव की शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं वह सभी चीज़ों में सहायक होती हैं दिए गए विकल्पों में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में कौन सा विकास शामिल नहीं किया जाता है। यानी बच्चों के अंदर जो शारीरिक शिक्षा दी जाती है उनको, उसके कुछ उद्देश्य तय किए गए रहते हैं कि शारीरिक शिक्षा के क्या उद्देश्य है और उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम शारीरिक शिक्षा बच्चों को देते हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास हो सके, सामाजिक विकास भी हो सके। क्योंकि जब बच्चे खेलेंगे, खेल कूद करेंगे, शारीरिक गतिविधि करेंगे तो निश्चित रूप से उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास होगा, सामाजिक विकास भी होगा। क्योंकि हर वर्ग, हर धर्म, हर प्रकार के बच्चों के साथ समूह में यह खेलते हैं तो उससे सामाजिकता भी इनके अंदर आती है और बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास भी होता है। निर्णय लेने की भी क्षमता इनके अंदर आती है और समस्या समाधान करना भी आता है और आत्मविश्वास इत्यादि भी इनके अंदर भरता है। और बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में ये सभी कार्य आती हैं, तो बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास भी होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यदि यह हम देख लें कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में कौन से शामिल हैं और यदि जल्दबाजी में हम नहीं ध्यान दें तो कोई भी एक शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, कोई भी एक ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा शामिल नहीं किया जाता है, तो राजनीतिक विकास नहीं शामिल किया जाता है, ये तीनों विकास शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं किया जाता है, तो जो नहीं होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो राजनीतिक विकास यानी ऑप्शन डी के साथ आपको जाना होगा। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में राजनीतिक विकास इसका उद्देश्य नहीं है। 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास में
कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। बच्चों का जो संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास होगा उसमें ज्ञान की क्रियाएं शामिल की जाती हैं, अध्यवसाय की विश्लेषण शामिल किए जाते हैं, संश्लेषण शामिल किए जाते हैं, तीनों शामिल किए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक विकास की क्रियाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के बताए गए उद्देश्यों में कौन से उद्देश्य शामिल हैं। यानी जो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं उनमें क्या क्या है। गामक कौशलों का विकास है कि आत्म सम्मान एवं आत्म छवि को बढ़ावा देना, कि शारीरिक पुष्टि को जो है बढ़ावा देना। तो जो शारीरिक शिक्षा दी जाती है वो जो अनुकूलित हो, यानी अनुकूलित वातावरण, अनुकूलित परिवेश में जो शारीरिक शिक्षा दी जाएगी उससे उनके अंदर गामक कौशलों का भी विकास होगा, उनके अंदर आत्म सम्मान और आत्म छवि भी बढ़ेगी और शारीरिक दृष्टि से भी वे मजबूत होंगे, शारीरिक पुष्टि को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ आपको जाना होगा। अभी डीएलएड के प्रैक्टिस सेट को मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो दोनों प्रकार से लेकर के आ रहा हूँ। एक यह जो अभी हम लोग देख रहे हैं यह यूनिट वाइज है, यानी 8 यूनिट जो पढ़ने हैं और 60 टॉपिक को कवर करने हैं और 60 टॉपिक महत्वपूर्ण है। 8 इकाई से प्रश्न बनेंगे आपके परीक्षा में। चूँकि 75 प्रश्न आने हैं तो सभी से प्रश्न निश्चित रूप से ही आएंगे। इस व्यू से मैं यह एक सीरियली ला रहा हूं कि जो शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो सीरीज की इस कड़ी में जो है यूनिट वाइज तैयारी करेंगे, और जिन्होंने कुछ तैयारी कर ली है या अभी शुरुआती दौर में ही भी हैं तो वे 2020 सीरीज देखेंगे, जो 8 यूनिट से कंबाइंड मिसलेनियस वीवीआई प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को देखने बनाने से आपको यह अनुभव होगा कि आपकी पहले से तैयारी कितनी है और 8 इकाई पर कितना आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन में शुरू करने वाला हूं, जो जीएस भी 75 अंक से आने वाले हैं उसका भी उतना ही महत्व है, क्योंकि 50-50 प्रश्न आने हैं। 50% जो है डीएलएड तो 50% जीएस से आने हैं, कोई किसी से कम नहीं आने वाला है। तो सामान्य अध्ययन का भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आऊँगा और वह वीडियो सीरीज भी आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के हेथरिंगटन ने निम्न में से कौन सा उद्देश्य बताए हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए कई जो है शिक्षाविदों ने अपना परिभाषा दिया है और साथ ही साथ अपना सिद्धांत दिया है, उद्देश्य बताए हैं। उसमें एक हेथरिंगटन महोदय हैं, इन्होंने भी उद्देश्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के। उसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य इन्होंने बताए हैं यह पूछा जा रहा है। तो जो दूरवर्ती उद्देश्य हैं, विकासात्मक उद्देश्य हैं या फिर करंट उद्देश्य हैं, तो तात्कालिक उद्देश्य, दूरवर्ती उद्देश्य और विकासात्मक उद्देश्य, इन तीनों उद्देश्यों के साथ इन्होंने और भी बताया है कि सामाजिक स्तर के उद्देश्य, शारीरिक नियंत्रण के उद्देश्य, ये सभी 5 उद्देश्य इन्होंने मुख्य तौर पर बताए हैं, जिसमें तत्कालीन उद्देश्य, दूरवर्ती उद्देश्य, विकासात्मक उद्देश्य, सामाजिक स्तर उद्देश्य और शारीरिक नियंत्रण उद्देश्य, ये सभी इनके बताए गए उद्देश्यों में शामिल है। राइट आंसर डी होगा। देखिए, जिन प्रश्नों के साथ मैं उससे संबंधित बातों को यहीं पे ऐड कर दे रहा हूं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या 2 बार 3 बार सुन करके एक नोटबुक में निश्चित रूप से इन प्रश्नों के अलावे इन प्रश्नों को भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों के अलावे जो यहाँ लिखे हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, मेरे द्वारा मौखिक रूप से बताए जा रहे हैं, उनको आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। तो जब परीक्षा नज़दीक आएगा और आपकी तैयारी अंतिम दौर में होगी तो कंक्लूजन के रूप में जब आप पीछे के सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो आप रिवाइज करने के दौरान यदि आप पहले से इनको नोट किए रहेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप उस प्रक्रिया से भी तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होती है। यानी जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा, वह किन आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी तो लाभदायक होगा। केवल शिशुओं को दी जाएगी या केवल युवाओं को दी जाएगी या केवल वृद्धों को दी जाएगी। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन जो है, शारीरिक शिक्षा, वह सबके लिए ज़रूरी है।
शारीरिक गतिविधियां सभी लोग करेंगे तो वे स्वस्थ रहेंगे, और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को अनुकूलित शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत होगी और उनके लिए वह लाभदायक होगी। इसलिए राइट आंसर डी होगा कि सभी वर्ग के लोगों के लिए, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा जरूरी है। 36 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों के जीवन में शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, निम्न में से असत्य की पहचान कीजिए। यानी बच्चों के जीवन में शारीरिक शिक्षा जो हम दे रहे हैं वो आखिर आवश्यक क्यों है, या दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प हैं जिसमें से 3 सही हैं और एक गलत है, उसी असत्य यानी गलत की पहचान करना है। तो ऑप्शन ऐसे भी छांटेंगे कि यदि निगेटिव पूछ रहा है तो ऑप्शन में निगेटिव ढूंढेंगे, और पॉजिटिव पूछ रहा है तो ऑप्शन में पॉजिटिव सकारात्मक बातों को ढूंढेंगे। तब भी कुछ हम ऑप्शन को छांट करके निकाल सकते हैं जिनका एग्जैक्ट हमको फैक्चुअल याद नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन। हालांकि डीएलएड में फैक्चुअल बहुत ही कम प्रश्न आएंगे, जो भी आएंगे वह फैक्चुअल के बदले आपको कॉन्सेप्चुअल आएंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस पर ही प्रश्न होंगे और देखने में सभी ऑप्शन आपको सही लगेंगे, इसलिए इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ना जरूरी होता है। तो शारीरिक शिक्षा आवश्यक क्यों है, तो वृद्धि एवं विकास का होना यह आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा से ही वृद्धि एवं विकास होगा, प्रेरक गुणों का विकास होगा, फिटनेस को बनाए रखने में भी आवश्यक है शारीरिक शिक्षा। तो यहाँ पूछ रहा है असत्य है, यानी जो नहीं आवश्यक होगा वही यहाँ सही उत्तर होगा। तो चूंकि वृद्धि एवं विकास होना आवश्यक है शारीरिक शिक्षा के, इसीलिए आवश्यक है। और शारीरिक शिक्षा आवश्यक है प्रेरक गुणों के विकास के लिए, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा आवश्यक है फिटनेस को बनाए रखने के लिए। लेकिन शारीरिक कमजोरी को बनाए रखने के लिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शारीरिक फिटनेस के लिए ही तो शारीरिक शिक्षा दी जाती है। तो कमजोरी बनाए रखना नकारात्मक हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है नकारात्मक ही कि असत्य कौन है, तो जो असत्य है, जो नहीं है, वही सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा कि शारीरिक कमजोरी को बनाए रखना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और वह आवश्यक नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक शिक्षा के महत्व के संबंध में सही नहीं है। फिर सही नहीं है पूछ रहा है, इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। तो बच्चों में सामाजिकरण का विकास होना, यह तो महत्व है इसका शारीरिक शिक्षा का, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का मतलब फिजिकल एजुकेशन के तहत समूहों में यदि खेल गतिविधि इत्यादि वे करेंगे तो उससे सामाजिकरण का विकास होगा। सामूहिक गतिशीलता का भी विकास होगा, समूह में बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो सामूहिक गतिशीलता भी आएगी। बच्चों में सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। केवल भौतिकवादी जीवन शैली का विकास होना नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं है और पूछ रहा है कौन नहीं है। तो केवल शब्द भी लगा होगा, यानी ऑप्शन में ये भी देखेंगे कि यदि जिन प्रश्नों का उत्तर कई सारे हो सकते हैं या जिनका विस्तृत क्षेत्र है, कई सारे महत्व हैं, कई उद्देश्य हैं, कई आवश्यकताएं हैं, वैसे जगहों पर यदि केवल शब्द लगा होगा तो वह भी उत्तर आप छांट सकते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के महत्व तो कई सारे होंगे, तो केवल लगा है तो इससे भी छांट सकते हैं। और साथ ही साथ भौतिकवादी जीवन शैली ही सिर्फ इसका उद्देश्य नहीं है, उसका महत्व नहीं है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा को जीवन में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। फिजिकल एजुकेशन को लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, कि इससे ज्ञान का विकास होता है, कि सकारात्मक जीवन शैली का विकास होता है, कि संवेगों को समझने में सहायक होता है। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन को भी अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, 1 घंटी भी दी जा रही है फिजिकल एजुकेशन के लिए, और बच्चों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ज्ञान का भी विकास होता है, उनके अंदर वृद्धि एवं विकास भी होता है, उनके प्रेरक गुणों का भी उनके अंदर विकास होता है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक फिटनेस भी उससे होता है, शरीर मजबूत भी होता है, उनके अंदर सकारात्मक जीवन शैली का भी विकास होता है, संवेगों को समझने में भी सहायक होता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है शारीरिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सभी क्रियाएं जो है शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही विकसित होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह जो यूनिट वाइज हम लोग देख रहे हैं, इसमें आज क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट 11वां है, जो आपको डीएलएड के चौथे इकाई से है,
और चौथे इकाई में लगभग 10-11 टॉपिक को पढ़ने हैं। तो यह तीसरा यूनिट आज था। आगे भी 2-3 यूनिट और आएंगे इकाई 4 के ही। उसके बाद इकाई 5, 6, 7, 8 सभी इकाइयों को हम लोग पार्ट वाइज जितने प्रश्न हैं वह देख लेंगे। और जो 2020 सीरीज चल रहा है वो भी एक तरफ शुरू ही रहेगा, क्योंकि उसमें सभी यूनिटों से हम लोग अपने से मैं बनाए हुए प्रश्नों को लाता हूं, जो बीपीएससी के 5 ऑप्शन के साथ लेकर के आता हूं। क्योंकि बीपीएससी जो परीक्षा लेगा प्रधान शिक्षक का, वह 5 विकल्पों के साथ लेगा, जिसमें 3 विकल्प सामान्य रहेंगे, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा। इन 5 ऑप्शनों के साथ आपको अभ्यास करने भी जरूरी है, क्योंकि चौथा और पांचवा ऑप्शन थोड़ा सा परीक्षा के दृष्टिकोण से घातक होता है, क्योंकि उसमें फंसने की संभावना अधिक रहती है। सही प्रश्नों में भी आदमी गलत कर जाता है, क्योंकि एक से अलावा दूसरा भी ऑप्शन सही है, तब आपको चौथे के साथ जाना होगा। तीनों में कोई सही नहीं होता है तो पांचवे के साथ जाना होता है। तो एक तरफ आप यूनिट वाइज भी इन प्रैक्टिस सेटों को देखते रहें, और दूसरी तरफ वह 2020 सीरीज जो मैं खुद से 5 ऑप्शन के साथ वीवीआई प्रश्नों को व्याख्या के साथ ला रहा हूँ उसको भी देखते रहेंगे। फिलहाल आज के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट के 11वें प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे इकाई 4 के ही पार्ट 4 के साथ अगले वीडियो सीरीज में। आज के वीडियो सीरीज को हम लोग इस वीडियो सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक तैयारी के लिए, डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए दोनों प्रकार के वीडियो सीरीज, और आगे विषय वाइज और कंबाइंड जीएस की तैयारी के लिए भी वीडियो सीरीज आपके लिए आते रहेंगे। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एवं शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ आप वीडियो को सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिस अनुरूप आपके लिए मेहनत की जा रही है, थोड़ा सा आप सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर लग रहा हो कि आपके लिए यह उपयोगी साबित होने वाला है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ भी आपको हर प्रकार की सूचनाएँ मिलती रहेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।